नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दृष्टि कंपटीशन क्लासेज 12 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं लेकर आ रहा हूं राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान का। अभी भी आपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखा होगा कि भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत ही डीपली प्रश्न आ रहे हैं और सारे के सारे प्रश्न जो है वो कंसेप्शन पे आधारित है। दृष्टि कंपटीशन क्लासेज आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्नों को देने की कोशिश करेगा और अभी जो एग्जाम हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं, यहां से 100% मतलब संपूर्ण तरीके से आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और 100% मतलब प्रश्न आपके एग्जाम में सही रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस होगा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान राजनीति व्यवस्था का एक अनिवार्य पार्ट है। भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, तो पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सम प्लस विधान। सम का अर्थ यहां समान से है, विधान का अर्थ नियम या कानूनों से है, अर्थात समान कानूनों का उल्लेख। संविधान से शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य है समान कानूनों का उल्लेख, समान कानूनों का उल्लेख, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन संविधान को राजनीति विज्ञान में किस आधार पर पढ़ा जाएगा? संविधान उन निश्चित विधियों व कानूनों का संग्रह है। संविधान उन निश्चित विधियों व कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर एक देश की व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है, जिसके आधार पर एक देश की शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है, शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है, संचालित किया जाता है। संविधान उन निश्चित विधियों और कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर एक देश की शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है और शासन व्यवस्थाओं का संचालन करने वाली व्यवस्था को ही सरकार कहा जाता है। अर्थात सरकार किसे कहा जाता है? सरकार का अर्थ है शासन व्यवस्थाओं का संचालन करने वाली संस्था, यानी कि संविधान रूपी संस्थाओं का संचालन करने वाली संस्था ही सरकार कहलाती है। संचालन करने वाली संस्था सरकार कहलाती है। तो संविधान का शाब्दिक अर्थ है संविधान उन निश्चित विधियों और कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर एक देश की शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली सत्ता को सरकार कहते हैं और दुनिया में हर देश में अलग अलग संविधान है, हर देश की अलग अलग कानून व्यवस्था है। इसी कारण सरकार का स्वरूप भी हर देश में अलग अलग पाया जाता है। अगर हम सरकार के स्वरूपों की बात करें तो सभी लोकतांत्रिक देशों में अलग अलग सरकार का स्वरूप पाया जाता है। सरकार का स्वरूप हर लोकतांत्रिक देश में अलग अलग शासन व्यवस्था होने के कारण संचालन करने वाली संस्थाओं का स्वरूप भी अलग अलग है। जैसे बात करें जनता की भागीदारी के आधार पर, जनता की भागीदारी के आधार पर, जनता की भागीदारी के आधार पर शासन व्यवस्था के प्रकार। तो जनता की भागीदारी के आधार पर, जनता की भागीदारी के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था है। जहां जनता शासन में भागीदार है, शासन में जनता की भागीदारी है, उसे लोकतंत्र कहा गया, उसे लोकतंत्र कहा गया। और जहां पर जनता की भागीदारी नहीं है, जहां पर जनता की भागीदारी नहीं है, उसे राजतंत्र कहा गया। तो जनता की भागीदारी के आधार पर दुनिया में दो प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। जहां पर जनता की भागीदारी होती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं और जहां जनता की भागीदारी नहीं होती उसे हम राजतंत्र कहते हैं। तो जनता की भागीदारी के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था दुनिया में पाई जाती है। एक को हम लोकतंत्र कहते हैं, दूसरी व्यवस्था को भागीदारी के आधार पर हम राजतंत्र कहते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु है संघ व राज्यों के बीच
संघ व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन के आधार पर, शक्ति विभाजन के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सरकार का दूसरा रूप पाया जाता है संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन के आधार पर। जहां पे शक्ति विभाजन होता है, जिन शासन व्यवस्थाओं में शक्ति विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, वहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। इसे संघीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं, इसे संघीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। जिन देशों में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं होता उसे हम एकात्मक शासन के नाम से जानते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में जो संविधान होता है, एकात्मक व्यवस्था में जो संविधान होता है उसी में केंद्र सरकार होती है और उसी में केंद्र के अधीन राज्य सरकार होती है। अर्थात केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान होता है और केंद्र के अधीन होकर राज्य कार्य करता है। लेकिन जहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था में जो संविधान होता है उसी संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए, केंद्र व राज्यों के लिए अलग अलग शक्तियों का उल्लेख होता है। तो संघ और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था, एक को हम बोलते हैं संघात्मक शासन, एक को हम बोलते हैं एकात्मक शासन। इसके बाद में अगला सरकार का जो रूप होता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वह है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच परस्पर संबंधों के आधार पर, परस्पर संबंधों के आधार पर दूसरा जो विभाजन है वो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच परस्पर संबंधों के आधार पर है। तो जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध है, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के बीच परस्पर संबंध है, वहां पे कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है? उसे हम कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे टॉप जो उदाहरण है वह इंग्लैंड है और इंग्लैंड से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच परस्पर संबंध पाया जाता है। अर्थात कार्यपालिका जहां व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है वहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है। दूसरा इसका जो स्वरूप है, अर्थात जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच परस्पर संबंध नहीं होता, वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था होती है? उसे हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या इसे और अध्यक्षीय शासन भी कहते हैं, अध्यक्षीय शासन। ये व्यवस्था अमेरिका के अंदर पाई जाती है जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो हमने पढ़ा कि अलग अलग देशों में अलग अलग शासन व्यवस्था है, अलग अलग शासन व्यवस्था होने के कारण उसे संचालित करने वाली संस्थाएं भी अलग अलग है। सबसे पहले हमने बात की है कि शक्ति विभाजन के आधार पर हमने पढ़ा कि जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है वहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में जो संविधान होता है उसके अंदर केंद्र और राज्यों को दोनों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की जाती है। और जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं है, जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं है उसको हमने पढ़ा एकात्मक शासन के रूप में। और एकात्मक शासन में क्या होता है? एक ही संविधान होता है और उसमें केंद्र सर्वेसर्वा होता है और राज्य सरकार केंद्र के अधीन होकर कार्य करती है। उसके बाद हमने सरकार का स्वरूप पढ़ा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता की भागीदारी के आधार पर। जहां पर जनता भागीदार होती है उसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं और जहां जनता की भागीदारी नहीं होती उसे हम राजतंत्र
शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रकार हमने पढ़ा है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच परस्पर संबंध के आधार पर। जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में परस्पर संबंध पाया जाता है वहां पे संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसे संसदात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। इंग्लैंड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है और इंग्लैंड से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी संसदीय स्वरूप को ही अपनाया गया है। और जिन देशों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच परस्पर संबंध नहीं होता वहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, अर्थात इसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। और यूएसए इसका सबसे टॉप उदाहरण है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है, अर्थात वहां अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति वहां व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो ये था सामान्यतः अलग अलग देशों में अलग अलग शासन व्यवस्था के आधार पर सरकार का स्वरूप। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वह है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान संविधान शब्द के बारे में आपने परिचय पढ़ा कि यह उन निश्चित विधि और कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर एक देश की व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। संविधान का जो पहला टॉपिक है वह है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान निर्माण का पहला जो टॉपिक है वह संविधान निर्माण से शुरू होता है, अर्थात भारतीय संविधान निर्माण कार्य कैसे किया गया, किनके द्वारा किया गया और किन परिस्थितियों में किया गया। तो भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है यह वैसे तो कैबिनेट मिशन के साथ शुरू मानी जाती है। भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वह कैबिनेट मिशन 1946 से शुरू मानी जाती है, लेकिन भारतीय संविधान का यदि हम थोड़ा इतिहास देखें, क्योंकि संविधान निर्माण का जो कार्य है वो बहुत लंबे समय पहले से ही शुरू हो चुका था, अर्थात हमने कब कब भारतीय संविधान से संबंधित मांग हमारी तरफ से की गई। तो भारतीय संविधान के पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वराज विधेयक में होते हैं। अर्थात भारतीय संविधान निर्माण कार्य कैबिनेट मिशन 1946 से शुरू माना जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा इसका इतिहास देखें कि भारतीय संविधान के पहली बार दर्शन कहां पर होते हैं, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्वराज विधेयक पेश किया गया था उसमें पहली बार संविधान के अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जो पहली बार मांग की है, पहले व्यक्ति जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की मांग की, पहले व्यक्ति है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही सर्वप्रथम कहा था कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। औपचारिक रूप से 1934 में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग की। भारतीय संविधान निर्माण के लिए जो सर्वप्रथम महात्मा गांधी उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार किया जाएगा और भारतीय संविधान निर्माण को एक तरीके से पंचायत राज तक, अर्थात उनका सपना था ग्राम स्वराज अवधारणाओं में कि प्रत्येक गांव को भी प्रशासन में शामिल किया जाएगा, अर्थात स्वराज में शामिल किया जाएगा। तो महात्मा गांधी पहले व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले अपनी बात कही थी। उसके बाद औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के गठन की बात जो कही है वो 1934 में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा कही गई है। इसी आधार पर 1935 में पहली बार
1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक घोषणा की गई है संविधान सभा के गठन की, वह 1935 में की गई है और इसी घोषणा को व्यवहारिक रूप दिया 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से 1938 में आधिकारिक बयान दिया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वह जो संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए व्यक्तियों के द्वारा होगा। अर्थात भारतीय संविधान सभा जो होगी वह वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस प्रकार से ये औपचारिक प्रयास हमारा 1946 से पहले संविधान निर्माण को लेकर था। इसके बाद अंग्रेज सरकार 1942 में भारतीय संविधान निर्माण के लिए क्रिप्स प्रस्ताव तैयार करवाएगी, जिसका भारतीय विरोध करेंगे क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें दो अलग से संविधान सभाएं चाहिए। अर्थात एक तरीके से भारत और पाकिस्तान विभाजन का जिक्र यहाँ पे सीधा सीधा मुस्लिम लीग द्वारा किया जाता है, जिस कारण क्रिप्स प्रस्ताव असफल रहेंगे। फिर 1945 में ब्रिटेन में जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा, क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से नए प्रधानमंत्री बनेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने मार्च 1946 में अपने 3 बड़े कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा कैबिनेट मिशन के नाम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित ये प्रारंभिक कुछ ऐतिहासिक जानकारी हमने आज पढ़ी है। कल हमारा जो वास्तविक टॉपिक है भारतीय संविधान निर्माण, वो कैबिनेट मिशन योजना के साथ शुरू होगा। तो कल हम कैबिनेट मिशन से फर्स्ट टॉपिक हमारे भारतीय संविधान का शुरू करेंगे। आज ये केवल एक बेसिक परिचय था। कल कैबिनेट मिशन से आगे भारतीय संविधान निर्माण का पहला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।